भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा का टिकट मिला है। संगीता यादव को राज्यसभा का टिकट मिला। इसके अलावा राधा मोहन अग्रवाल को राज्यसभा का टिकट मिला है और सुरेंद्र सिंह नागर को राज्यसभा का टिकट मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये नाम सामने आ गए हैं। तो पहले आपने उत्तराखंड का सुना और अब उत्तर प्रदेश में भी लिस्ट सामने आ गई है। भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा का टिकट मिला है, बीपी गंगा ने आपको पहले ही बता दिया था। संगीता यादव को मिला है, राधा मोहन अग्रवाल को भी टिकट मिला है, इनके बारे में बीपी गंगा ने आपको बताया था। और सुरेंद्र सिंह नागर का भी बीपी गंगा ने बताया था कि इनको टिकट मिल सकता है। तो देखिए, ये 4 नाम सामने आ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बड़े नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें टिकट मिला। सुरेंद्र सिंह नागर मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें टिकट मिला है। संगीता यादव राष्ट्रीय महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, इन्हें मिला है टिकट। और राधा मोहन अग्रवाल को टिकट मिला है। तो राज्यसभा की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश में भी साफ हो गई है। 4 नाम सामने आ गए हैं और 10 तारीख को चुनाव होना है राज्यसभा का। इन सब के बीच भाजपा ने उम्मीदवार जारी कर दी है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो नाम एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले बताए थे, लगभग उसी तरीके की लिस्ट है पूरी। देखिए, बिल्कुल अभी तो बीजेपी ने 6 ही नाम घोषित किए हैं जो लिस्ट आज जारी हुई है। हालांकि बीजेपी 8 लोगों को भेज सकती है राज्यसभा, जो सीटें यहाँ खाली हुई है, लेकिन 6 नाम अभी जारी किए गए हैं। इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एबीपी गंगा ने पहले ही कहा था, राधा मोहन अग्रवाल, इनका भी नाम पहले ही बताया था, सुरेंद्र सिंह नागर ये पहले भी थे, इनको कंटिन्यू कर रही है बीजेपी। बाबूराम निषाद का जरूर नाम चौंकाने वाला है। हालांकि एबीपी गंगा ने ये भी नाम पहले ही बता दिया था, क्योंकि जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल खत्म हो रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि एक निषाद तो कोई जाएगा। फिर पार्टी ने ये तय किया कि बाबूराम निषाद को भेजा जाए। हमीरपुर जाते हैं, कई पदों पर रहे हैं, पार्टी में संगठन के लिए काम किया। अभी फिलहाल राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है इनको। और देखिए, नीचे आप देखिए 2 और नाम है। दर्शना सिंह, ये अभी देखिए जो उत्तर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा उसकी प्रदेश अध्यक्ष रही है। और इसके अलावा संगीता यादव, पहले ये विधायक थी, हालांकि इस बार नहीं जीत पाई चुनाव, और इनको जो महिला मोर्चा उसकी राष्ट्रीय टीम नहीं है। तो ये 6 नाम घोषित हुए हैं। 2 नाम अभी घोषित नहीं किए गए। उम्मीद की जा रही है कि वो नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे, लेकिन शायद पार्टी आला कमान अभी मंथन कर रहा है किसको भेजा जाए। क्योंकि जफर इस्लाम का नाम तो ये माना जा रहा था कि जफर इस्लाम तो उत्तर प्रदेश से एक बार फिर रिपीट करेंगे, उनको भेजा जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस है। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उसमें जफर इस्लाम का नाम नहीं दिख रहा है। इसके अलावा संजय सेठ, देखिए संजय सेठ को बीजेपी ने भेजा था, पर संजय सेठ का भी नाम इस लिस्ट में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। शिव प्रसाद शुक्ला, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उन्हें भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। उनकी जगह लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लंबे समय बाद, अगर हम कहें बहुत चर्चा हुई इससे पहले, जब भी राज्यसभा के उम्मीदवारों की बात करें, जब भी चर्चा होती थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम होता था, पर कभी भी लिस्ट में उनका नाम आता नहीं था। आज जब बीजेपी की ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे थे और हमने उनसे पूछा, हमने कहा आपको तो अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और इस पर कोई चर्चा भी मत करिए। तो उनको भी शायद पता था कि जितनी बार चर्चा हुई नाम तो कभी आया नहीं, लेकिन आज उनका नाम आया है लिस्ट में और सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है। 6 लोगों की ये जो लिस्ट जारी की गई है। और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, देखिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, उसी सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े, चुनाव जीते, इसलिए कहीं न कहीं पार्टी राधा मोहन दास को उसने पहले ही कहा था कि आपको भेजेंगे हम आगे, और अब उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन 2 नामों का इंतजार है। हालांकि आप देखिए 2 महिला जो उम्मीदवार पार्टी ने उतारा, तो कहीं न कहीं 2024 को भी लेकर है। हालांकि एक नाम अपर्णा यादव का भी था जो यहाँ से पैनल में भेजा गया था, पर पार्टी ने संगीता यादव को जो है वो प्रेफरेंस दी है। और यहाँ पर आप देखिए, आपको एक ब्राह्मण भी नजर आ जाएगा, वैश्य समाज से भी यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो नजर आ जाएंगे, निषाद समुदाय से भी यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो नजर आ जाएंगी, ओबीसी यानी यादव बिरादरी से भी उम्मीदवार दिया है। तो 2024 के समीकरण को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ये हमें लग रहा है कि पार्टी ने पूरी तैयारी की और इसी हिसाब से इस लिस्ट को तैयार किया है। अब वो 2 नाम कौन होंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, 2 नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन अनुभव, जिस तरीके से नाम आया लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, राधा मोहन अग्रवाल का और सुरेंद्र नागर का, संगीता यादव की अगर बात करें तो किस तरीके की इनकी भूमिका रही है संगठन और कार्य को लेकर, क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं? संगीता यादव को जो टिकट मिला है, क्या देखकर टिकट मिला? देखिए,
देखिए, संगीता यादव गोरखपुर क्षेत्र से पिछली बार विधायक थी और इनको अगर आप कहिए तो चौरी चौरा से विधायक थी और इस बार हालांकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। और फिर जिस तरीके से जब महिला मोर्चा जो राष्ट्रीय टीम है बीजेपी की, उसमें जरूर इनको पद दिया था, वहां पर इनको पदाधिकारी बनाया था। तो संगीता यादव को पार्टी ने इस बार राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। बीजेपी तमाम सारी चीजों को देखती है, तमाम सारे हम कहें तो आंकड़े होते हैं उनको देखती है, और ये भी गुणा गणित भी देखती है कि किसको भेजने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, किस जाति से, किस बिरादरी से, किस क्षेत्र से अगर हम भेजें तो हमें उसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि आज ही हमने देखा जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, इसमें यही लक्ष्य तय किया गया है कि 2024 में 75 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतनी है। और ऐसे में अब ये जो लिस्ट जारी हो गई है, तो आप साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं झलक आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जो बात एपी गंगा ने पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही हमें इस लिस्ट में दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें समीकरणों के अनुभव, तो ये जो 4 नाम सामने आए हैं, किस चेहरे से कौन सा समीकरण सध रहा है, क्या सध रहा है, क्षेत्र सध रहा है, जातीय समीकरण सध रहा है, किस तरीके की चीजें नफा नुकसान यहाँ पे हैं इन 4 चेहरों में? अब आप देखिए, अगर क्षेत्र की बात करिए तो जैसे संगीता यादव भी गोरखपुर क्षेत्र से आती है, राधा मोहन दास अग्रवाल भी गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, लेकिन एक ओबीसी है, एक वैश्य समाज से है, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी बड़ा ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी का। हम बार बार ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजकर एक मैसेज पार्टी ने दिया है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही लोग सवाल उठाते थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी ने बिल्कुल अलग थलग छोड़ा हुआ है। हालांकि जब चुनाव के उससे पहले ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और 400 बिल्कुल अनुभव आपको रोकना चाहेंगे, 2 और नाम है, दर्शना सिंह को भी टिकट दिया गया है, ये एक नया अपडेट है। और उत्तराखंड की बात करें तो कल्पना सैनी को टिकट मिला है। तो राज्यसभा का हम आपको अपडेट एक बार बता देते हैं कि किसे कहां से टिकट मिला है। तो भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबू राम निषाद को भी राज्यसभा से टिकट मिला है, दर्शना सिंह को भी टिकट दिया गया है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो कल्पना सैनी को टिकट मिला है। तो भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टर कल्पना सैनी को भाजपा का टिकट मिला। भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है और भाजपा ने जो नाम जारी किए हैं उसमें है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर। ये चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग हैं जिनको टिकट मिला है और तमाम समीकरण। और देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर सदर से विधायक रह चुके हैं। उनकी हम प्रोफाइल आपको बता रहे हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर शहर जो सीट है उसे छोड़ा था इन्होंने। पेशे से डॉक्टर हैं राधा मोहन दास अग्रवाल और भाजपा संगठन के पुराने और बेहद भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। 2022 में भाजपा ने विधानसभा का टिकट इन्हें नहीं दिया और इनकी जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला था और वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा में संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस बार ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रदेश में भाजपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और इस चुनाव में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सुरेंद्र सिंह नागर फिलहाल राज्यसभा में भाजपा से सांसद हैं, एक बार फिर से मौका मिला है। 2019 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। सपा से पहले बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं। अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, सुरेंद्र सिंह नागर की बात करें, जहां भी रहते हैं इनका भी पलड़ा भारी रहता है। बसपा की बात करें, सपा की बात करें, भाजपा की बात करें, दोबारा टिकट मिल गया। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये रहते हैं और शायद इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के बिल्कुल रीच में रहते हैं और सभी के बिल्कुल करीब रहते हैं, तो शायद इसी का फायदा उनको मिलता है। जो बात आपने कही, हर एक पार्टी में रहते हैं तो राज्यसभा रहते ही है। रिपीट कर रही है बीजेपी। आप देखिए, संजय सेठ का नाम तो हमें नहीं दिखा, हमें जयप्रकाश निषाद का नाम तो नहीं दिखा, शिव प्रताप शुक्ला का नाम तो नहीं दिखा, लेकिन हमें सुरेंद्र नागर का नाम जरूर दिखा है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि सुरेंद्र नागर को भेजने से पार्टी को फायदा होगा। खासतौर से जो हम कहें जो बेल्ट है दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो पूरा इलाका है उस क्षेत्र में, तो इसलिए पार्टी ने ये तय किया होगा कि इनको भेजा जाए।
पर आज हमें वो मिले थे प्रदेश कार्य समिति में, वो भी आए हुए थे और हमने उनसे कहा कि आपका तो जाना तय है। उन्होंने कहा कि नहीं जी देखिए क्या होगा, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज तो शायद रहता ही है। और जिस तरीके से ये नाम घोषित हुए हैं 6 नाम, तो अब पार्टी को ये तय करना है कि 2 नाम कौन होंगे और वो नाम कब घोषित होंगे। बिल्कुल। अनुभव ये भी जानना चाहेंगे जो दर्शना सिंह का नाम आ रहा है, इनका क्या प्रोफाइल है, ये कहां से हैं और किस तरीके का दखल रखती हैं संगठन में, सरकार में? देखिए अभी तो फिलहाल प्रदेश जो महिला मोर्चा है उसकी जो अध्यक्ष है गीता शाक्य हैं, लेकिन उससे पहले दर्शना सिंह ही इसकी अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की प्रदेश की, और अब उनको भेजा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि एक जो अध्यक्ष रही हैं वो पहले से ही राज्यसभा की सदस्य हैं, और जो उससे पहले अध्यक्ष थी दर्शना सिंह, उनको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है और एक बड़ा मैसेज भी है। आप ये देखिए अगर लोगों को भेजना है उसमें 2 महिलाएं शामिल हैं, तो पार्टी एक मैसेज तो दे ही रही है। खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो मैसेज दे रही है, जो बात कह रही है, उसको वो दिखा भी रही है। जब उसको मौका मिल रहा है कि राज्यसभा भेजा जाना है तो 2 महिलाओं के नाम उसने रखे हैं अपनी लिस्ट में। बिल्कुल। और अनुभव ये जो बाबूराम निषाद हैं, इनका क्या प्रोफाइल है? इन पर भी पार्टी ने भरोसा जताया, इनको भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। हाँ देखिए बिल्कुल, बाबूराम निषाद हमीरपुर से आते हैं और लंबे समय से पार्टी में अलग अलग अगर हम कहें पदों पर रह चुके हैं, और जिस तरीके से आप कहिए तो वो अभी भी राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, और एक आयोग है उसका वो काम देख रहे हैं। तो एक मैसेज दिया है पार्टी ने। खासतौर से देखिए जिस तरीके से 2022 के ये जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें निषाद कहीं न कहीं बीजेपी के साथ आए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि निषाद पार्टी साथ आई तो उसका फायदा बीजेपी को मिला, और बीजेपी को ये भी लग रहा होगा कि अपना एक हम निषाद लीडरशिप डेवलप करें और किसी के भरोसे न रहा जाए, अपने ही पार्टी के निषाद लीडर को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए शायद बाबूराम निषाद का नाम जो हम कह रहे हैं कि एक हमें चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि जयप्रकाश निषाद को तो कंटिन्यू नहीं कराया है। अब जरूर बाबूराम निषाद को भेज रही है, पार्टी राज्यसभा का वो उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वो संगठन में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं और ज्यादातर लोगों को, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, पहचानते हैं। तो पार्टी को ये लग रहा होगा कि अगर हम हमीरपुर खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां से किसी निषाद लीडर को भेजें तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल। और दर्शना सिंह का देखिए प्रोफाइल, आपको बता 2011 में चंदौली जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, 2013 में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहीं, और 2015 में भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री बनाई गई दर्शना सिंह। लंबा अनुभव है संगठन का। 2018 में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, जैसा कि अनुभव ने अभी बताया। 1996 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की थी इन्होंने, और 2011 में चंदौली जिले की महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी। यानी कि ग्रासरूट लेवल से इनकी पकड़ रही है और संगठन के स्तर पर भी इन्होंने बेहतर काम किया है हर स्तर पर। प्रधानमंत्री बनने जब मोदी बने उनके बाद 2015 में भाजपा की काशी प्रांत की मंत्री बनी। 2018 में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई और अब उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो दर्शना सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह नागर फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भाजपा के कोटे से ही 2019 में सभा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। और अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, लगातार हम एक एक प्रत्याशी का प्रोफाइल भी दिखा रहे हैं। आज ही कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 की हमने तैयारी शुरू कर दी है। 2024 का जिक्र आप भी कर रहे थे। क्या ये हम कह सकते हैं कि जो 6 नाम सामने आए हैं ये भी उस 2024 की तैयारी का हिस्सा हैं, जो अलग अलग स्तर से पार्टी को मजबूत करेंगे 2024 के लिए, 75 प्लस के मिशन के लिए? देखिए बिल्कुल बीजेपी की तो यही रणनीति मानी जाती है। और देखिए हम पार्टी कार्यालय पर ही मौजूद हैं। अभी प्रदेश कार्य समिति जो है वो ख़त्म हुई है, तो महामंत्री संगठन सुनील बंसल पहुंच गए हैं। इसके अलावा हमें कुछ और जो पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहाँ नज़र आ रही हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पर अब चूँकि लिस्ट भी आ गई है तो और लोगों को जानकारी मिलेगी तो वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सुरेंद्र नागर भी लखनऊ में ही हैं।
इसके अलावा आप देखिए तो बाबूराम निषाद भी लखनऊ में ही है, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी लखनऊ में है। तो जो लोग लखनऊ में मौजूद है, दर्शना सिंह वो भी हमें मिली थी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, वो भी यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे पार्टी कार्यालय और धन्यवाद देंगे पार्टी नेतृत्व को कि उनका नाम उनको भेजा जा रहा है। पर ये जरूर है कि बीजेपी, चाहे हम राज्यसभा की बात कर लें या अभी जब विधान परिषद के लिए 13 सीटें जो खाली हो रही है वहाँ पर जब इलेक्शन होगा, तो जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करती है। यही बीजेपी को अगर हम कहें तो इस तरह की पार्टी मानी जाती है जो अपनी रणनीति उसी हिसाब से तय करती है, यानी किस क्षेत्र में किस जाति से किन लोगों को कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें वो देखती है। और यही तो हम इस लिस्ट में देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, कहीं ना कहीं 2022 में भी ब्राह्मणों ने जिस तरीके से साथ दिया, फिर वो ज्वाइनिंग कमेटी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, 2017 का जो चुनाव रहा उसकी बात करें, अच्छी भूमिका रही, और 2022 के चुनाव में तो बाकायदा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जितनी भी तोड़ फोड़ हुई लोगों को लाया गया, बहुत अच्छी भूमिका निभाई उन्होंने। देखिए बिल्कुल उसी का तो इनाम मिला है, उसी का इनाम तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला है। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग हुई और 400 ऐसे लोग थे जिसमें विधायक थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, ऐसे लोग थे। बाकी अन्य पदाधिकारी तो बहुत सारे थे, लेकिन 400 के आसपास ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टियों में रहे, कोई विधायक रहा, पूर्व विधायक रहा, पूर्व सांसद रहे, तो उन लोगों को लाने का फ़ायदा मिला और बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिली। 255 सीटें तो बीजेपी ने अकेले जीत ली। और जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अगर हम माने सूत्रों की, तो उनको किसी बड़े व्यक्ति ने पार्टी में कहा कि आप अभी ये काम करिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको हम देखेंगे क्या करना है। तो तब से वो आश्वस्त थे। हालांकि हमने कई बार उनसे फ़ोन पर पूछा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। आज भी प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक थी तब भी हमने उनसे कहा, हमने पूछा, हमने कहा आपका तो नाम है, आप तो जाएंगे। उन्होंने कहा देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है और इस नाम का अब मेरे नाम की चर्चा भी मत करिए, क्योंकि पहले भी इतनी चर्चा हुई है पर नाम कभी आया नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इस बार उनका नाम आया है और पार्टी में भी तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजना चाहिए, राज्यसभा भेजना चाहिए। और अभी जो लिस्ट जारी हुई इससे नहीं, इससे पहले जब तमाम सारे लोग राज्यसभा गए थे, जब ब्रिजलाल गए थे, जफर इस्लाम गए थे, तब भी ये चर्चा थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजा जाना चाहिए। पर आज पार्टी ने उनका नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहले नंबर पर रखा है। राधा मोहन दास अग्रवाल का मैं अगर बताऊं अपने दर्शकों को, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की गोरखपुर में, तब मंच से जब उतरे तो राधा मोहन दास अग्रवाल को बुलाया विशेष तौर से और ये भी कहा कि आप मुझसे आके मिलिएगा, आपके विषय में भी पार्टी सोचेगी। तभी से उनको ये कंफर्म था कि वो राज्यसभा जाएंगे और इसीलिए आप देखिए हमने एबीपी गंगा ने भी कहा था कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो तो राज्यसभा जाएंगे, उनका नाम है। इसी तरीके से आप देखिए सुरेंद्र नागर, हमने पहले ही कहा था कि सुरेंद्र नागर को जाना ही जाना है, वो रिपीट हो रहे हैं, बीजेपी उनको रिपीट कर रही है। केवल आप देखिए जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5 लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन हमें केवल एक नाम ही दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है और वो, हालांकि अभी 6 लोगों के नाम की घोषणा हुई है, वो है सुरेंद्र नागर का। जबकि ये लग रहा था कि जफर इस्लाम का नाम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी की चॉइस हैं और उनका नाम हालांकि इन 6 लोगों के लिस्ट में नहीं दिख रहा है। 2 अभी नाम और घोषित होने हैं, तो हो सकता है पार्टी अभी डिस्कशन में हो कि किसको भेजा जाए, जफर इस्लाम को यहाँ से भेजा जाए या कहीं और से भेजा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये ज़रूर है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके नाम हमारे साथ बन रही है। एक बार बाबूराम निषाद का प्रोफाइल लोगों को बता देते हैं। यूपी पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो उनका प्रोफाइल है ये कि बुंदेलखंड के हमीरपुर के रहने वाले हैं बाबूराम निषाद, यानी कि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व और योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं बाबूराम निषाद और यूपी पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं। अनुभव, जिस तरीके से बुंदेलखंड पर सरकार का फोकस है, अभी बुंदेलखंड को कई तोहफे मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा होगा, उन सब के बीच बुंदेलखंड को राजनीति जो होती है तो एक चेहरा भेजकर यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बुंदेलखंड के सशक्तिकरण में जमीन से लेकर संसद तक काम कर रही है भाजपा। हाँ देखिए, इस पूरी लिस्ट को आप देखिए तो चूंकि बुंदेलखंड से आते हैं, हमीरपुर से आते हैं और निषाद बिरादरी से आते हैं
और यही मैसेज देने का काम बीजेपी कर रही है कि बुंदेलखंड में हम सबके लिए काम कर रहे हैं और वहाँ से अगर किसी लीडर को चूज़ किया है राज्यसभा भेजने के लिए, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन है, और वहाँ पर जाना अगर हम कहें तो कहीं ना कोई जो भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, उसका एक सपना होता है। बाबूराम निषाद को अब पार्टी ने चूज़ किया। हालांकि 2 दिन पहले हमने उनसे बात की थी, उनसे पूछा था, हमने कहा कि भाई पार्टी ने आपको कोई संकेत दिया, आपको कुछ कहा कि भाई पेपर रेडी कर लो, आपको राज्यसभा जाना है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अनुभव जी हमें तो कोई जानकारी ऐसी तो मिली नहीं है, पर ये ज़रूर है कि आपने फ़ोन किया, कुछ और लोगों की तरफ से फ़ोन आए हैं, तो क्या मेरा नाम है? उन्होंने यही पूछा था कि क्या मेरा नाम है, जो पैनल में नाम गए थे। और कुल 15 नाम भेजे गए थे। जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 15 नाम भेजे गए थे और बाबूराम निषाद का भी नाम उसमें था। खैर उन 15 में ये 6 लोग हैं जिनको शीर्ष नेतृत्व ने ओके किया है, क्योंकि लिस्ट यहाँ से भेजी जाती है, फाइनलाइज तो वहाँ होती है, दिल्ली में होती है। शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है कि कौन जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा। 2 नामों का अभी भी इंतज़ार है कि वो 2 नाम कौन होंगे, जफ़र इस्लाम होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा क्या कोई और होगा, क्या कोई केंद्र से ऐसा लीडर होगा जिसको इस बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाए, तो उसका इंतज़ार है। लेकिन आप देखिए पार्टी कार्यालय पर हम मौजूद हैं और अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से कुछ लोग यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ये है कि इस लिस्ट का इंतज़ार हो रहा था और ख़ासतौर से बीजेपी के लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस लिस्ट का। और जब अब लिस्ट आ गई है तो कहीं न कहीं लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये लीडर जाएंगे या फिर ये लीडर जाएंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी बहुत, हम कहें तो सटीक, हम कहें आंकड़े रखती है, गुणा-गणित करती है और उसी के आधार पर वो ये तय करती है कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। जब तकरीबन हफ्ता भर पहले ये कोर कमेटी की बैठक हुई थी तब भी एपी गंगा ने कहा था कि देखिए जो 5 लोग हैं उनके तो नाम भेजे ही गए थे, उसके अलावा तकरीबन 10 और नाम अलग से भेजे गए थे। तो उसमें केवल हमें एक नाम नज़र आ रहा है जिसको रिपीट किया जा रहा है, बाकी जो नाम है वो बिल्कुल नए हैं, एकदम नए चेहरे हैं। हम कहें कि उनमें आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीनियर लीडर हैं, कई बार विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन राज्यसभा पहली बार जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए बाबूराम निषाद बिल्कुल, तो पूरी तैयारियां हुई और नाम 6 सामने आ चुके हैं। अब एक नाम और कौन सा आएगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ये नाम सामने आ गए, एबीपी गंगा आपको बता रहे हैं और पहले ही ये नाम एबीपी गंगा ने बताए भी थे। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो 2024 का शंखनाद है, राज्यसभा में जाने की तैयारियां हम सब बीच पहले लिस्ट सामने आ चुकी है। आज लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया और कहा कि देश 8 साल से नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो जाना है। 2022 में उत्तर प्रदेश में दमदार वापसी करने वाली भाजपा ने अब यूपी के जरिए अपने अगले मिशन यानी 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। लखनऊ में यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से 75 सीटों का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का आह्वान कर दिया। 2024 को लेकर प्रदेश कार्य समिति में चर्चा हुई है। 75 प्लस यानी 75 सीटें जीतनी है। कैसे जीतनी है इसको लेकर रणनीति आगे बनेगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आज जो ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को अभी से केंद्र सरकार और यूपी सरकार की कामयाबी को लेकर गांव-गांव तक ले जाने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल यूपी की 73 सीटों की बदौलत ही भाजपा 2014 में देश की सत्ता में वापसी कर पाई थी और 2019 में यूपी की 64 सीटें जीतकर भाजपा ने लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई थी। यही वजह है कि 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी भाजपा ने 75 सीटों का बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है, 7 बिंदुओं पर प्रदेश सरकार के लिए राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। फिर केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल हुए हैं तो केंद्र सरकार के लिए भी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। धन्यवाद सबने दिया है जिस तरीके से 2022 में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज इस प्रदेश कार्य समिति में चर्चा हुई। लखनऊ में हुई प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर भी काम तेज कर दिया गया है ताकि 2023 में नगर निकाय की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 2024 के रण में उतरने से पहले जीत का सिलसिला बरकरार रखकर कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।